हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सूर्य प्रकाश रंगी दक्षिणा ई क्लासरूम पर आपका स्वागत करता हूं। हम मॉडल कॉन्सेप्ट में लास्ट लेक्चर में पीओएसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम पीओएसी से रिलेटेड देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। गिवन है आपको 2 ग्राम सैंपल कंटेनिंग सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट लॉस्ट 0.62 ग्राम when heated to 300 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन गिवन मिक्सचर। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए। होपफुली आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए हम देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन में आपको 2 ग्राम सैंपल गिवन है जिसमें कुछ अमाउंट सोडियम कार्बोनेट का प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, Na2CO3 प्लस NaSCO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर दोनों कितना है, 2 ग्राम मिक्सचर है। राइट, तो अगर हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को x ग्राम कंसिडर कर रहे हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होगा, 2 माइनस x ग्राम। इतना क्लियर होगा। अब आपको बोला है जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो मास में कितना लॉस आ रहा है, 0.62 ग्राम का लॉस आ रहा है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने पर यहाँ पर इसका कुछ नहीं होता है, सोडियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन नहीं होता है, थर्मली डिकम्पोज नहीं होता है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। राइट, तो रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको पीओएसी से सॉल्व कीजिए और चाहे तो आप इसको स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व करें। हम इसको यहाँ पे पहले पीओएसी से चेक करते हैं। पीओएसी से इसको हमें कैसे सॉल्व करना है कि आपको गिवन है यहाँ पे 2 माइनस x ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब आप हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर यहाँ से कुछ लॉस होने वाला नहीं है, जो भी लॉस हो रहा है वो इसी रिएक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे CO2 का लॉस होगा और H2O भी यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो जो लॉस हो रहा है उसमें कौन कौन होगा, यहाँ पर CO2 होगा और H2 होगा। दोनों का जो मास है वो मिला के आपको कितना दे रखा है, 0.62 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट इनिशियली कितना था, 2 माइनस x ग्राम। अब यहाँ पे मास तो कंजर्व रहेगा, जितना टोटल मास इधर होगा उतना ही टोटल मास इधर होगा। अगर ये 0.62 ग्राम है तो इसका मास कितना होगा, इन दोनों का मास मिला के कितना होना चाहिए, 2 माइनस एक्स। तो अगर यहाँ पे 2 माइनस एक्स में से ये निकाल दें 0.62 तो रिमेनिंग मास किसका होगा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का होगा। तो रिमेनिंग मास कितना होगा, 2 माइनस एक्स माइनस 0.62 मीन्स कितना होगा, ये 1.38 माइनस x ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में जो सोडियम है वो पूरा का पूरा यहीं पर आ रहा है, CO2 और H2O में कोई सोडियम प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, सोडियम पर POAC अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोडियम पे POAC अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर x का वैल्यू मिल जाएगा। राइट, और अगर x का वैल्यू मिल गया तो आपको सोडियम कार्बोनेट का मास भी मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर POAC ऑन सोडियम। तो क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम in NaSCO3 will be equal to moles of sodium in Na2CO3 produced from NaHCO3। हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें जो सोडियम है वो पूरा का पूरा यहाँ कन्वर्ट होगा। तो इसमें जो सोडियम है वो किसके इक्वल होंगे, इसमें सोडियम के मोल्स ऑफ एटम के इक्वल। राइट, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम इन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल्स हैं, यहाँ पर उसके अंदर कितने सोडियम एटम है वो हम देख लेंगे। अगर यहाँ पर 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तो उसमें कितना मोल ऑफ सोडियम होता है, 1। अब इतने मोल में कितना सोडियम होगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे, 1 इंटू मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वल टू, अगर यहाँ पे 1 मोल सोडियम कार्बोनेट है तो उसके अंदर कितना मोल्स ऑफ सोडियम एटम होगा, 2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम कितना होगा, 2 इंटू जितना मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये कितना होगा, 1 इंटू मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है, 2 माइनस एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 23 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 48, तो ये मिल जाएगा आपको 84 ग्राम इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट
मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है 1.3x माइनस 1.38 माइनस x अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106, राइट। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना होगा 53 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 106 माइनस 53x इक्वल टू 84 इंटू 1.38 माइनस 84x, 84x को इधर ले आए, कितना हो जाएगा ये 31x will be equal to 84 into 138 115.92 के अप्रोक्स ये वैल्यू होगी माइनस 106। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 115 माइनस 115.92 माइनस 106, ये कितना आ रहा है अप्रोक्स वैल्यू 9.92 अपॉन 31, तो 0.62 ग्राम आपको मिलेगा। तो मींस x क्या होगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास क्या होगा मिक्सचर में 0.62 ग्राम। तो सॉरी ये किसका मास मिला आपको x आपने किसके लिए कंसीडर किया था सोडियम कार्बोनेट के लिए कंसीडर किया था, राइट। तो यहाँ से आपको सोडियम कार्बोनेट का मास मिल गया। तो अगर आपको सोडियम कार्बोनेट का मास मिल गया तो परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना होगा यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू कितना, सोडियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है 0.32 अपन मास ऑफ सैंपल इनटू 100, तो ये आपको मिल जाएगा 16%। अगर सोडियम कार्बोनेट 16% है तो बाइकार्बोनेट कितना होगा यहाँ पर आपको 84% मिल जाएगा। क्लियर है? यस। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर कंसीडर किया था कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको मिक्सचर गिवन है Na2CO3 प्लस NaCO3। आपने इसको x माना था कितना 2 माइनस x ग्राम, राइट। जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो क्या बना रहा है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पर ये कितना था, बैलेंस कर दें इक्वेशन को, Na2CO3 बैलेंस कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें कितना है 2 माइनस x ग्राम। तो यहाँ पर अगर 2 माइनस x ग्राम है तो इसका मोल्स कितना होगा 2 माइनस x अपॉन 84 मोल। इतना मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के इतने मोल्स है तो इसका कितना मोल्स होगा, जितना मोल्स इसका उसका हाफ मोल, इतना मींस 2 माइनस x अपॉन 2 इंटू 84 मोल। CO2 का मोल्स कितना होगा 2 माइनस x अपॉन 2 इंटू 84 मोल। और H2O का मोल्स कितना होगा 2 माइनस x अपॉन 2 इंटू 84 मोल, राइट। तो इतना मोल ऑफ CO2 एंड H2O यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको बोला था कि जो मास लॉस हो रहा है वो टोटल कितना ग्राम लॉस हो रहा है, यहाँ पर 0.62 ग्राम का मास यहाँ पर लॉस हो रहा है, राइट। तो इन दोनों का मास का सम कितना होना चाहिए 0.62 ग्राम, राइट। तो मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ H2O दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 0.62 ग्राम। तो इसका मोल्स पता है, मोल से आपको अगर मास निकालना है तो क्या करना होता है मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे कितना होगा 2 माइनस x अपॉन 2 इंटू 84 इंटू 44 मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ CO2 प्लस 2 माइनस x अपॉन 2 इंटू 84 मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ H2O इक्वल टू 0.62 ग्राम, राइट। तो इतना मास यहाँ पे इन दोनों का मिला के होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 88 माइनस 44x प्लस कितना होगा 36 माइनस 18x इक्वल टू कितना, दोनों कॉमन लेके उधर भेज दें 0.62 इंटू 2 इंटू 84 कितना होगा यहाँ पर ये माइनस 62x यहाँ पर कितना हो जाएगा ये माइनस 62x विल बी इक्वल टू कितना 0.62 या फिर कैलकुलेट करने डायरेक्ट ये कितना होगा 62x विल बी इक्वल टू 88 प्लस 36 कितना हुआ 14 124 माइनस 0.62 इंटू 2 इंटू 84। तो यहाँ पे x आप कैलकुलेट कीजिएगा, x कितना होगा वही जो हमने पहले निकाला था 124 माइनस 1.62 इंटू 2 इंटू 84 अपॉन 62। तो ये भी आपको कितना मिलेगा 0.32 ग्राम। तो पहले जो हमने कैलकुलेशन किया था और अभी जो कैलकुलेशन किया है उससे आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है
सिमिलर मिलने वाली। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो पीओएसी से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो स्टोइशियोमेट्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ chalk contain clay is impurity, the clay impurity loss 11% of its weight is moisture on prolonged heating 5 gram sample show loss in weight of 1.1 gram due to evolution of CO2 and water, calculate percentage of chalk यानी CaCO3 in sample। यस, सो आपको गिवन है कि जो क्ले है वो चौक के अंदर यानी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है और उसके अगर उसको हीट करेंगे तो उसमें से मॉइस्चर जो निकलेगा उसका मास क्या होगा, क्ले के मास का 11%। ठीक, तो अभी यहाँ पर आपको जो सैंपल गिवन है उसमें क्या है, CaCO3 भी है प्लस क्ले भी है, दोनों मिला के आपको कितना ग्राम गिवन है, 5 ग्राम। राइट, अब अगर हम इसको x ग्राम मान लें तो क्ले का मास कितना हो जाएगा, 5 माइनस x ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट बोला है आपको कि जब हम यहाँ पर हीट करते हैं तो अगर अब इस सैंपल को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यही बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यहाँ पर बनने वाला है। तो अगर हम बात करें इसका, अगर 1 मोल है तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा। अगर यहाँ पर कितना ग्राम है, x ग्राम, ये x ग्राम है तो ये कितना होगा, x/100 100 मोल। अगर ये x/100 100 मोल है तो यहाँ पर ये कितना प्रोड्यूस होगा, x/100 100 मोल एंड x/100 100 मोल ऑफ CO2। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा और CO2 गैसियस फॉर्म में होगा जो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक मास जो लॉस हो रहा है वो तो CO2 की वजह से हो रहा होगा। दूसरा आपको बोला है कि जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे क्ले के अंदर जो भी इम्प्योरिटी है वो बाहर निकल जाती है और उसका मास क्या है, क्ले के मास का 11%। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास लॉस हो रहा होगा, मास लॉस इज ड्यू टू CO2 एंड H2। तो CO2 कहां से निकल रही है, CaCO3 में से CO2 बाहर निकल रहा है और क्ले के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो बाहर निकल रहा है। तो इन दोनों के बाहर निकलने से जो मास लॉस होता है वो कितना गिवन आपको, 1.1 ग्राम। तो मींस मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ H2 यानी मॉइस्चर दोनों मिला के कितना होगा, 1.1 ग्राम होगा। तो मास ऑफ CO2 की बात करें, मास ऑफ CO2 क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 आपको पता है, तो मास कितना होगा, मोल्स इंटू मोलर मास के बराबर, प्लस मास ऑफ H2 क्या बोला है कि जो मॉइस्चर है वो 11% ऑफ मास ऑफ क्ले है। तो क्ले का मास कितना था, 5 माइनस x, तो इसका 11% क्या होगा, मास ऑफ वाटर। ये दोनों किसके इक्वल होना चाहिए, 1.1। तो यहां से कैलकुलेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, 44W इक्वल प्लस कितना 55 माइनस 11x, 100 कॉमन लेके उधर भेज दें, कितना होगा 110 ग्राम, 55 को उधर भेजें कितना 33, x इक्वल टू 110 माइनस 55 मीन्स 55 ग्राम। तो x कितना होगा 55 अपॉन 33 ग्राम। तो आपको x मिल गया, मीन्स CaCO3 का मास मिला। आपको परसेंटेज ऑफ CaCO3 बताना था, तो परसेंटेज ऑफ मास ऑफ CaCO3 कितना होगा, यहाँ पर मास ऑफ CaCO3 कितना है 55/33 अपॉन मास ऑफ सैंपल कितना था 5 ग्राम इंटू 100। तो कैलकुलेट करें कितना है ये 5/3 यानी 5 से 5 कैंसिल, 100/3, 100/3 मीन्स कितना 33.33%। मीन्स यहाँ पे 5 ग्राम के अंदर 33.33% ऑफ CaCO3 प्रेजेंट होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिक्वेंशियल रिएक्शंस। अब होता क्या है सीक्वेंशियल रिएक्शन, ये सिमिलर टू स्टोइशियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कि स्टोइशियोमेट्री में हम क्या करते हैं, एक बैलेंस इक्वेशन लेते हैं, उसमें रिएक्टेंट से कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें भी सेम वही है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है कि सिक्वेंशियल रिएक्शन मींस रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही हो, सीक्वेंस में हो रही हो, यानी एक से ज्यादा स्टेप में अगर रिएक्शंस हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं। कि सपोज आपको कोई रिएक्शन गिवन है, ए से बन रहा है बी से बन रहा है 2C या C एंड C से बन रहा है यहाँ पर D। राइट, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, रिएक्शन को, हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। और अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हो रही है
तो पहले उन रिएक्शन को लिंक करना होता है। लिंक करने का मीन्स क्या है, यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ बी बन रहा है उसी को हम क्या नेक्स्ट स्टेप में लेके जा रहे हैं, यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ सी बना उसी को हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में लेके जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, इन तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ना है। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दें तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ बी से 1 मोल ऑफ सी आपको मिल रहा है, एंड 1 मोल ऑफ सी से 1 मोल ऑफ डी आपको मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सीरीज में लिख दें कि 1 ए से बना बी, बी से बना सी एंड सी से बना डी, कि अगर आपको 1 मोल ऑफ ए गिवन है तो उससे 1 मोल ऑफ बी बनना है, 1 मोल ऑफ बी से 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ सी से 1 मोल ऑफ डी यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आपको बोल दिया कि 3 मोल ऑफ ए आपने लिया है तो कितना मोल ऑफ डी बनेगा, अब यहाँ पे 1 मोल से कितना बना 1 मोल डी बना, तो 3 मोल से कितना बनेगा 3 मोल ऑफ डी। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लें कि अभी तो हमने यहाँ पे इसमें 100% एफिशिएंसी की बात की कि जितना मोल यहाँ पर लिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मोल्स मिल गए 100% एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। बट अगर रिएक्शन का एफिशिएंसी 100% नहीं हो तो सपोज ए से बन रहा है बी, बी से बना सी, सी से बना डी, सपोज यहाँ पे 70% एफिशिएंसी है या ले ले 80% एफिशिएंसी है, यहाँ पर 50% एफिशिएंसी है और यहाँ पर 20% एफिशिएंसी है, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी आपको गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है कि अगर हमने 1 मोल लिया था तो 1 मोल से कितना बनना चाहिए था 1 मोल। अब एफिशिएंसी क्या बताता है कि जितना आप प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा नहीं बनेगा, उसका कुछ ही % बनेगा, वही क्या होता है एफिशिएंसी। तो अगर 1 मोल था तो 1 मोल से कितना बनेगा, जितना बनना चाहिए था उसका 80%, राइट। अब यहाँ पे जो बना है उसको आगे लेके जाएंगे, 1 मोल से कितना बनना था चाहिए था 1, यहाँ पे कितना बना 1 का 80% मीन 0.8 से कितना बनना चाहिए था 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग 0.8, बट जितना बनना चाहिए था उसका 50% ही मिलेगा। नेक्स्ट में जितना बनेगा अगेन जितना मिलना चाहिए था उसका 20% ही आपको मिलेगा। तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोले, ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी एंड सी से डी। हमने इन रिएक्शन को आपस में लिंक कर दिया। तो अगर ये 1 मोल था तो ये कितना बनता 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है 50%, अगर ये 1 मोल था तो 1 मोल 80% एफिशिएंसी, तो यहाँ पे जितना बनना चाहिए था उसका कितना बनेगा 80% यानी 0.8 मोल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बी से सी बन रहा है 1 मोल से 1 बनना चाहिए था तो 0.8 से कितना बनना चाहिए था 0.8, बट एफिशिएंसी कितना है 50%, तो 0.8 का 50% मींस आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 0.4 मोल, राइट। नाउ 0.4 मोल से कितना बनना चाहिए था 0.4, बट एफिशिएंसी कितना है 20%, तो जितना बनना चाहिए था उसका कितना 20% ही आपको मिलेगा, मींस यहाँ पे कितना मोल 0.08 मोल प्रोड्यूस होगा, क्लियर। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपने सिक्वेंशियल रिएक्शन को ले लिया। और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज आपको गिवन है ए से बना बी, बी से बना 2c एंड 4c से बन रहा है यहाँ पे डी, राइट। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है। तो अब सबसे पहले सिक्वेंशियल रिएक्शन से अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद रिएक्शन को लिंक करना आपको आना चाहिए। लिंक करने का मीन जितना यहाँ पे बन रहा है उतना ही यहाँ पर आपको स्टोइशियोमेट्री होना चाहिए, दोनों तरफ स्टोइशियोमेट्री क्या हो सिमिलर। तो ए से बना बी, बी से बना 2c, अब 2c से यहाँ पे 4c से डी बन रहा है, यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री क्या है 2c है, तो ये भी कितना होना चाहिए 2c। तो इसको 2c करने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो ये 2c हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा d/2, तो ये 2c एंड d/2, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ ए से 1 मोल ऑफ बी, 1 मोल ऑफ बी से 2 मोल ऑफ सी एंड 2 मोल ऑफ सी से d/2। अब यहाँ पे रिएक्शन लिंक हो गया है, ए से बना बी, बी से बना 2c एंड 2c से d/2। तो अब हम क्या बोल सकते हैं 1 मोल अगर ए का है तो 1 मोल ऑफ बी बनेगा, 1 मोल ऑफ बी से 2 मोल ऑफ सी बनेगा, 2 मोल ऑफ सी से कितना बन रहा है 1/2, तो 2 मोल से कितना बनेगा यहाँ पे 1/2 मोल ऑफ सी, यानी जितना ये था उसका 1/4 ये रह गया। तो अगर ये 4 मोल हुआ ए तो बी भी कितना बनेगा 4 मोल, सी कितना बनेगा 8 मोल, और 8 मोल ऑफ सी से कितना 2 मोल से कितना बन रहा है 1/2, 1 से कितना बनेगा 1/4 और 8 से कितना बनेगा 1/4 इंटू 8 मीन्स 2 मोल, क्लियर। तो ये क्या हो गया स्टोइशियोमेट्री के बेसिस पर हमने क्या किया सिक्वेंशियल रिएक्शन में कैलकुलेशन की है, ठीक है। इसी में एक और एग्जांपल देख लें कि सपोज आपको ये बने ए से बन रहा है बी, बी से बना 2c एंड 4c से बन रहा है यहाँ पर डी। एफिशिएंसी आपको गिवन है प्रोसेस का 50% एफिशिएंसी है, ये 30% एफिशिएंसी है
और यहाँ पर इसका 20% एफिशिएंसी। तो आपको बताना है कि अगर 4 मोल ऑफ ए लिया तो कितना मोल ऑफ डी यहाँ पर बनने वाला है। तो अब यहाँ पे पहले रिएक्शन को लिंक करना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्री दोनों तरफ सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर 2c है, तो यहाँ पर 2c करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय हाफ। तो कितना बनेगा, 2c से कितना बन जाएगा, d/2 विद 20% एफिशिएंसी, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए से बन रहा है बी से बना 2c एंड 2c से कितना बना, d/2। अगर ये 1 मोल होता तो ये 1 मोल बनता और ये 2 मोल बनता और ये कितना बनता, 1/2। अब कितना मोल गिवन है यहाँ पे, 4 मोल है, तो 4 मोल का एफिशिएंसी 50%, फिर जितना बनेगा उतना यहाँ पे कंज्यूम होगा। 30% एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सी प्रोड्यूस करेंगे, जितना सी बनेगा उससे डी प्रोड्यूस होगा। 20% एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डी को प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर ये 1 मोल था तो ये कितना बनता, 1 मोल, अगर एफिशिएंसी 100% होती तो। अब यहाँ पे आपको गिवन है 4 मोल, तो 4 मोल ऐसे कितना बनना चाहिए, 4 मोल ऑफ बी, बट एफिशिएंसी कितना है, 50%। तो जितना बनना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग 50% ही मिलेगा। तो 0.4 का 50% कितना होगा, 2 मोल। तो 2 मोल ऑफ बी यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। अब बी से कितना बनना चाहिए था, 2c, 4 मोल होता तो कितना बनता है, 8 मोल। अब यहाँ पे एक्चुअली कितना प्रोड्यूस हुआ है, 2 मोल, क्योंकि एफिशिएंसी 50% था। तो 2 मोल से डबल बनना चाहिए था, तो कितना बनना चाहिए था यहाँ पे 4 मोल, बट एफिशिएंसी कितना है इसका 30%। तो जितना बनना चाहिए था उसका 30% ही मिलेगा, यानी 4 का 30% कितना होगा, 1.2 मोल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब 2 मोल से d/2 बना, यानी जितना ये था उसका 1/4 ये बना, तो जितना ये था उसका 1/4 ये बनना चाहिए था। तो 1.2 मोल से कितना बनना चाहिए था, 1.2/4, ठीक है, इतना बनना चाहिए था। बट एफिशिएंसी कितना है, 20%। तो जितना बनना चाहिए था उसका 20% ये आपको मिलेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 0.06 मोल, क्लियर। तो इतना मोल ऑफ यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन में कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हर स्टेप की एफिशिएंसी आप क्या करेंगे कि पहले रिएक्शन को लिंक कर दीजिए, फिर हर स्टेप में एफिशिएंसी लगाने के बजाय हम क्या करें, फाइनली हम क्या करेंगे, जितना भी प्रोडक्ट बन रहा होगा उसमें फाइनली एफिशिएंसी लगा सकते हैं। कैसे कि आपको गिवन था ए से बना बी से बना 2c से बना d/2। तो अगर यहाँ पर ये 1 मोल होता तो ये कितना प्रोड्यूस होता, 1/2। अब यहाँ पे अगर ये 4 मोल है तो ये कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, 4/2 मीन्स 2 मोल, इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था। बट एफिशिएंसी हर प्रोसेस का कितना है, इधर 50% है, इधर 30% है, इधर 20% है। तो यहाँ पे एक्चुअली कितना प्रोड्यूस होगा, 2 का 50% मीन 0.5, देन फिर 1 का 30%, देन फिर जो बचेगा उसका 20%। तो ये कितना होगा, ये 1 इंटू 0.3 मीन 0.3, 0.3 इंटू 0.2 मीन 0.06 मोल, राइट। तो ये आप कब लगा सकते हैं, जब यहाँ पे आप रिएक्शन को आपस में लिंक कर चुके हो और जितना प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है वही पूरा का पूरा अगले रिएक्शन में यूज में हो रहा हो, क्लियर। तो यहाँ पे या तो आप स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कीजिए या पहले इनिशियल से फाइनल प्रोडक्ट निकाल लीजिए विदाउट एफिशिएंसी, फिर लास्ट में क्या करें, जितना भी हर स्टेप में एफिशिएंसी है सब जगह एफिशिएंसी को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री वाली रिएक्शन ही है, बट एक से स्टेप में हो रही है। तो रिएक्शंस को आपस में इंटरकनेक्ट करके आपको कैलकुलेशन करना होता है, क्लियर। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए गिवन है आपको क्वेश्चन, 3 स्टेप गिवन है, कोई रिएक्शन है जो 3 स्टेप में खत्म हो रही है, सीक्वेंशियल रिएक्शंस में आपको दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेप 4a + 3b से 5c + 6d बना विद एफिशिएंसी 30%। सेकंड स्टेप में 5c + 3 से 40% एफिशिएंसी के साथ 7f बन रहा है। थर्ड स्टेप में 3f और 3g की रिएक्शन से यहाँ पे 7p बना है विद 60% एफिशिएंसी। आपको पूछा है फाइंड वेट ऑफ प्रोडक्ट p which can be obtained from 100 ग्राम ऑफ a if molar mass of a 60 ग्राम पर मोल and molar mass of b 120 ग्राम पर मोल। अब देखिए गिवन है यहाँ पे 4a और 3b की रिएक्शन से 5c बन रहा है और 6d बना। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में 5c को यूज में लिया है, 6d का कोई यूज में नहीं लिया, तो जितना c यहाँ पे बनना चाहिए उतना पूरा का पूरा यहाँ पर यूज में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे 5c से और 3e की रिएक्शन हुई, 7f बना। अब ये 7f पूरा का पूरा यहाँ पर यूज में आना चाहिए था, यानी स्टोइकियोमेट्री क्या होनी चाहिए थी, सिमिलर होनी चाहिए थी। तो स्टोइकियोमेट्री अगर हमें सिमिलर करनी है तो ये 7f है, तो यहाँ पे भी क्या करना चाहिए, 7f ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे कितना प्रोडक्ट ऑफ p बनेगा वो देख लेंगे। तो पहले हम क्या करें, यहाँ पे तीनों रिएक्शन को कनेक्ट करें। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं कि 4a + 3b से आपको बन रहा है कितना, 5c + 6d विथ 30% एफिशिएंसी
देन फिर इन सेकंड स्टेप 5C प्लस 3E से 40% एफिशिएंसी के साथ बन रहा है 7F। नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ पे आपको इसको 7F करना है तो इस रिएक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7/3। तो अगर 7/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7F प्लस ये कितना होगा यहाँ पर 7G क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना 7 7 जा 49/3 ऑफ P विद 60% एफिशिएंसी। तो अब आपने क्या किया, सीक्वेंशियल रिएक्शन कनेक्ट कर दिया। अब क्या बोल सकते हैं 4 से क्या बनेगा 5C, 5C से क्या बनेगा 7F और 7F से क्या बनेगा 49/3 P यहाँ पे बनेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये 4 मोल है तो ये 5 बना, 5 से कितना बना 7 और 7 से कितना बना 49/3। तो अब अगर हम इन रिएक्शन को कनेक्ट कर दें, अब बिकॉज यहाँ पे D का कोई यूज में नहीं है, ठीक है, जब यहां से आपने 5C बनाया है तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर यूज में आया, 5C से 7F बना वो पूरा का पूरा यूज में आया। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे रफली कि 4A से बन रहा है यहाँ पर 5C, 5C से बन रहा है 7F एंड 7F से क्या बना 49/3 P, राइट। तो यहाँ पे 4 मोल था तो ये कितना बना 49/3 मोल ऑफ P विद 100% एफिशिएंसी। अगर यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है 30% एफिशिएंसी, 40% एफिशिएंसी एंड 60% एफिशिएंसी के साथ यूज में लेंगे तो फाइनली जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा उसको 30%, 40% एंड 60% से हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर देख लें 4 मोल से 49/3 मोल ऑफ P बना, आपको क्या बोला है 100 ग्राम ऑफ A। तो पहले मोल्स बात करें यहाँ पे, अगर ये 4 मोल ऑफ A है तो इससे कितना बनेगा 49/3 मोल ऑफ P। अगर ये 1 मोल है तो इससे कितना बनेगा 49/3 इंटू 1/4 मोल ऑफ P। और अगर ये कितना मास दे रखा है 100 ग्राम, इसका A का मोलर मास आपको गिवन है कितना, अगर ये 100/60 मोल है तो ये कितना बनने वाला है 49/3 इंटू 4 इंटू 100/60 मोल ऑफ P, राइट। तो ये तो क्या हो गया, इसके बेसिस पे हमने अभी 100% एफिशिएंसी के बेसिस पर यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट करिए कि P के कितने मोल्स होने चाहिए थे। अगर ये मोल्स है तो मास कितना होना चाहिए था वो भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मास, अच्छा पहले हम देख लें यहाँ पे इतना मोल्स 100% एफिशिएंसी के साथ बन रहा है विद एफिशिएंसी, विद परसेंटेज एफिशिएंसी, कितना परसेंट एफिशिएंसी है हर स्टेप का 30, 40 और 60। तो जितना मोल यहाँ पे बन रहा है उसको आप क्या करेंगे 30, 40 और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल्स ऑफ P प्रोड्यूस, कितना मोल्स ऑफ P प्रोड्यूस होगा 49/12 इंटू 100/60 इंटू कितना एफिशिएंसी है 30%, 40% एंड 60%, राइट। तो ये मोल्स मिल गए। मास ऑफ P प्रोड्यूस, कितना मास ऑफ P प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ये मोल्स है, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मास मिल जाएगा। सो 49/12 इंटू 100/60 इंटू 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.3 इंटू मोलर मास कितना गिवन है आपको, P का मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ P आपको गिवन है कितना 120। अब यहां से आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कितना मास ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट का P का बनना चाहिए था। तो कैलकुलेट कीजिए, ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा यहाँ पे 49 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना रह जाएगा 3 इंटू 0.4, तो ये आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट 58.8 ग्राम के लगभग। क्लियर। तो इतना मास ऑफ P यहाँ पर बनेगा विद एफिशिएंसी 30, 40 एंड 60%। क्लियर। तो होपफुली आपको आंसर समझ में आया होगा, कैलकुलेशन समझ में आई होगी और सीक्वेंशियल रिएक्शन में कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी समझ गए होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन आपको फाइंड आउट वेट ऑफ पॉलीथीन व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इन्वॉल्विंग फॉलोइंग सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो रिएक्शंस आपको गिवन है, आपको बताना है यहाँ पे कितना मास ऑफ पॉलीथीन यहाँ से बन सकता है। तो पहले तो आप देखिए यहाँ पे सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या है, उन रिएक्शन को आपस में आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इक्वेशन को बैलेंस करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर गिवन है कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O, क्या बनना है यहाँ पे C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या कर रखा है, C2H2 का सॉरी क्या बनेगा यहाँ पर C2H2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, C2H2 की रिएक्शन किसके साथ किया है, यहाँ पे C2H2 प्लस H2 किया है तो क्या बना C2H4। अब इस C2H4 का क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे CH2 पॉलीमर बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सीक्वेंशियल रिएक्शन को आप क्या करिए, बैलेंस करिए, या इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, इसमें भी एटम दोनों तरफ बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर ये 1 मोल है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा 1 मोल, अगर ये 1 है तो ये भी कितना प्रोड्यूस होगा 1। अगर हम इसको भी 1 कंसीडर कर रहे हैं, n को 1 कंसीडर करने तो क्या रह जाएगा CH2 n का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। तो हम क्या किया है, इन तीनों इक्वेशन को लिंक कर दिया, n का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करके, ठीक। अब दिखेगा यहाँ पे अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल प्रोड्यूस हुआ, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड 1 मोनोमर ऑफ CH2 प्रोड्यूस्ड, राइट। अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना 1 मोनोमर ही प्रोड्यूस होगा, यानी पॉलीमर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमर, राइट। तो यहाँ पे CH2 के पॉलीमराइजेशन से क्या बन रहा है, CH2 पॉलीमर यहाँ पर बन रहा है, पॉलीइथाइलिन यहाँ से बन रहा है। तो अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना बनेगा 1 मोल ही बनेगा। यहाँ पे कितना ग्राम गिवन है आपको 1000 ग्राम यानी 1 kg, इसको मोलर मास से डिवाइड कीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इसके कितने मोल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। मोलर मास कितना होगा 40 प्लस 24 तो कितना हो गया बाय 1000 बाय 64 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अगर ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल प्रोड्यूस हुआ, और ये 1000 बाय 64 मोल है तो ये भी कितना होगा 1000 बाय 64 मोल ऑफ पॉलीमर प्रोड्यूस्ड, राइट। तो इतना मोल्स इसका प्रोड्यूस होगा, अगर इतने मोल्स प्रोड्यूस होंगे तो कितना मास इसका प्रोड्यूस होने वाला है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग मोलर मास ऑफ दिस मोनोमर। तो इसका कितना मोलर मास होगा 24 प्लस 4 28, तो हम क्या बोल सकते हैं 1000 बाय मोल्स आपको पता है मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना ग्राम ऑफ यहाँ पर पॉलीमर बनने वाला है। तो यह आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आपको 437.5 ग्राम ऑफ पॉलीमर। क्लियर। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट गिवन है आपको फाइंड आउट वेट ऑफ क्लोरीन गैस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ KClO4 बाय फॉलोइंग सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो सीक्वेंशियल रिएक्शंस आपको गिवन है, तो पहले वीडियो को आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, रिएक्शन को लिंक कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। तो होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं क्या कैलकुलेशन है। तो पहले रिएक्शन देख लीजिए क्या है, क्लोरीन प्लस KOH, इससे बन रहा है प्रोडक्ट KCl प्लस KClO प्लस H2O। इन सेकंड स्टेप KClO से आपको बन रहा है KCl प्लस KClO3, एंड थर्ड स्टेप में KClO3 से प्रोड्यूस हो रहा है KClO4 प्लस KCl। तो ये तीन आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या है, आपको हर स्टेप को बैलेंस करना है, बिकॉज स्टोइशियोमेट्री तो आप बैलेंस इक्वेशन पर ही लगाते हैं। उसके बाद जो इक्वेशन बनेगा उनको आपस में लिंक भी करना है। तो पहले बैलेंस कर दें इक्वेशन। 2 क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोरीन बैलेंस है, कितना पोटेशियम है यहाँ पे 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यस फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस है। सेकंड की बात करें क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना पोटेशियम हो गया 3, एक यहाँ पर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, पोटेशियम हो गया 3, क्लोरीन कितना है 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, क्लोरीन भी हो गया 3, ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। नेक्स्ट यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 पोटेशियम 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 4 पोटेशियम 4 क्लोरीन 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये भी बैलेंस हो गया, राइट। तो अभी हमने क्या किया, पर्टिकुलर इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है, हर रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस है। अब सेकंड काम है यहाँ पे रिएक्शन को आपस में लिंक करना। तो इन रिएक्शन को आपस में लिंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट आगे बनना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे कितना KClO3 है 4, तो अगर यहाँ पे 4 KClO3 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए,
राइट। उसके अकॉर्डिंग जितना KClO मिलेगा उतना ही KClO यहाँ पर भी होना चाहिए। तो या तो आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक क्लोरीन से 1 KClO बना, यहाँ पर 3 है तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/3, अगर ये 1/3 हो जाएगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 1/3, मींस रेशियो तो आपको क्या रहना है, सेम रहना है। ठीक है, तो आप चाहें जैसा आपका मन करे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको आंसर सेम आने वाला है। राइट, तो देखिए यहाँ पे 4 मोल ऑफ KClO3 बन रहा था, अगर हमें यहाँ पे 4 मोल बनाना है तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पे 12 KClO के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिला इक्वेशन, 12Cl2 प्लस 24 KOH क्या बना रहा होगा, 12 KCl प्लस 12 KClO प्लस 12H2। राइट, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 12 KClO क्या बनाएगा, 8 KCl प्लस 4 KClO3, एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 4 KClO3 से क्या बन रहा है, 3 KClO4 प्लस KCl। अब बैलेंस इक्वेशन का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर 12 मोल ऑफ क्लोरीन है तो उससे 12 मोल ऑफ KClO बनेगा, नेक्स्ट 12 मोल ऑफ KClO से क्या होगा, 4 मोल ऑफ KClO3 बनेगा, एंड 4 मोल ऑफ KClO3 से क्या बनेगा, 3 मोल ऑफ KClO4 आपको यहाँ पर बन रहा होगा। तो आपको फाइनली मास किसका पूछा गया है कि यहाँ पे 100 आपको पूछा है अगर 100 ग्राम ऑफ KClO4 है प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए कितना ग्राम ऑफ क्लोरीन यहाँ पर यूज में लिया गया होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड है कि अगर यहाँ पे 12 मोल है तो 12 मोल से कितना मोल यहाँ पे बन रहा है, 3 मोल ऑफ KClO4। समझ पा रहे हैं कि अगर 12 मोल ऑफ क्लोरीन है, बिकॉज आपने क्या किया, रिएक्शन को लिंक कर दिया कि यहाँ पे जितना बना था वो पूरा यहाँ पर दिया, यहाँ पर जितना बना था उसको पूरा यहाँ पर दिया, तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हैं, बाय 12 मोल ऑफ क्लोरीन 3 मोल ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड। राइट, इन टर्म ऑफ मास बात करें 12 मोल का मींस क्या हो गया, 12 इंटू 71 ग्राम क्लोरीन, इससे कितना बनेगा 3 इंटू मोलर मास कितना होगा यहाँ पे 39 प्लस 35.5 प्लस 64 138.5 ग्राम, 3 इंटू 138.5 ग्राम KClO4 प्रोड्यूस। राइट, तो अगर ये 100 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे क्लोरीन कितना ग्राम लिया गया होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यूनिटरी मेथड लगा लें, बाय since 3 into 138.5 gram KClO4 produced by how much, 12 into 71 gram chlorine, so 1 ग्राम के थ्रू कितना बनेगा, 12 into 71 अपॉन 3 into 138.5, और यहाँ पे कितना ग्राम आपको प्रोड्यूस करना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के लिए कितना क्लोरीन लेना पड़ेगा वही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था। तो ये कितना होगा 12 into 71 अपॉन 3 into 138 into 100, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट आपको 205 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो अगर आपको यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ KClO4 प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 205 ग्राम ऑफ क्लोरीन यूज में लेना होगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। यस, गिवन है आपको क्वेश्चन, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर चेक कीजिए। गिवन है आपको 1 ग्राम सैंपल ऑफ MnO2 इज बॉइल्ड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड क्लोरीन गैस, 1 ग्राम सैंपल ऑफ MnO2 इज बॉइल्ड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड क्लोरीन गैस, thus evolved on treatment with excess of Ki give 1.27 ग्राम ऑफ आयोडीन गैस, देन फाइंड परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ MnO2 और। तो अब आपको यहाँ पे परसेंटेज प्यूरिटी पूछा है कि MnO2 और का परसेंटेज प्यूरिटी क्या है, तो उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि 1 ग्राम सैंपल जो आपको गिवन है उसमें कितना ग्राम ऑफ MnO2 यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो पहले इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे आप पहले इक्वेशन लिखे, क्या होगा MnO2 का रिएक्शन करवाए किसके साथ, यहाँ पर एक्सेस ऑफ HCl, तो अगर MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो इक्वेशन को बैलेंस करें, कितना क्लोरीन है 4 से मल्टीप्लाई करें 4 हाइड्रोजन होगा,
2 से मल्टीप्लाई करें, 2 ऑक्सीजन था वो यहां से आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट कराया है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, एक तो KCl बनेगा और I2 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करें, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपको मिला, सीक्वेंशियल रिएक्शन। यहाँ पर अब रिएक्शन को लिंक कर दें कि अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल क्लोरीन बनेगा, इसी 1 मोल ऑफ क्लोरीन को हमने यहाँ पर यूज में लिया है, क्लियर। तो यहाँ पर अब क्या बोल सकते हैं, अगर ये 1 मोल MnO2 है तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ क्लोरीन बना होगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन से क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ आयोडीन। तो अब इन रिएक्शन को अगर आप लिंक कर देते हैं तो क्या बोल सकते हैं, बाय 1 मोल ऑफ MnO2 1 मोल ऑफ I2 प्रोड्यूस्ड, राइट। तो 1 मोल ऑफ आयोडीन बनाने के लिए आपको कितना मोल ऑफ MnO2 रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल। तो इसका अगर हम मास की बात करें, इसका मोलर मास कितना होगा, 55 प्लस 32 यानी 87 ग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितना ग्राम। आयोडीन का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक मास आयोडीन का होता है 127 ग्राम। तो अगर 87 ग्राम ऑफ यानी 1 मोल ऑफ MnO2, 87 ग्राम ऑफ MnO2 अगर आप यूज में ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ आयोडीन मींस 2 into 127 ग्राम ऑफ आयोडीन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होगी। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना आयोडीन प्रोड्यूस हुआ, 1.27 ग्राम। तो 1.27 ग्राम के लिए कितना MnO2 यहाँ पर लिया गया होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 into 127 ग्राम I2 प्रोड्यूस फ्रॉम हाउ मच, 87 ग्राम MnO2। तो 1 ग्राम ऑफ आयोडीन कितने से प्रोड्यूस होगा, 87 अपॉन 2 into 127 ग्राम MnO2 एंड 1.27 ग्राम आयोडीन कितने से प्रोड्यूस होगा, 87 अपॉन 2 into 127 into 1.27। तो ये आपको मिल जाएगा, ये कितने टाइम्स, 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 87 अपॉन 200 ग्राम ऑफ MnO2। तो अगर आपको 1.27 ग्राम ऑफ आयोडीन बनाना है तो 87 अपॉन 200 ग्राम ऑफ MnO2 आपको लेना पड़ेगा। तो परसेंट इतना MnO2 मींस आप इसको कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, 43.5 बाय 87 बाय 2 मींस 43.5 यानी 0.435 ग्राम। तो यहाँ पे इतना MnO2 आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आप 1.27 ग्राम ऑफ आयोडीन बना रहे हैं। अब परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी बताते हैं कि जितना ग्राम सैंपल है उसमें कंपाउंड कितना ग्राम होगा। तो आपने सैंपल कितना लिया था, 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना ग्राम सैंपल होगा, 0.435 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा यहाँ पे कंपाउंड का, मास ऑफ कंपाउंड 0.435 अपन मास ऑफ सैंपल इंटू 100 मींस ये कितना ग्राम होगा, कितना परसेंट प्योर होगा, 43.5%। समझ पा रहे हैं, क्लियर। चलिए होपफुली आपको आज तक का टॉपिक समझ में आया होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से कमांड में आए। क्लियर, आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।